हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एक नया चैप्टर और हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज जो कि एचएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। 2015 से लेकर 25 तक के 10 साल के पीवाईक्यूज हैं। प्लस मैं आपको बता दूं चैप्टर वाइज है, काफ़ी सारी वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में ये लगे कि भाई इस क्वेश्चन का मेरे को पता नहीं चल रहा, तो उसको एक बार गूगल सर्च करना, उसको एक बार बुक में देखना और प्लस 9-10 की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना थ्योरेटिकल वे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? तो मतलब हर एक के साथ एडजस्ट हो जाती है। ये होती है हमारी ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक नहीं है, ठीक है। आग जलाती नहीं है, आग जलाने में सहायक है। मतलब ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में आप आग जला सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन वो खुद से आग नहीं जलाती। सभी गैसों में ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा क्रियाशील गैस है, एक्टिव है। ऑप्शन क्या क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव ऑक्सीजन है। दूसरा, इसकी जो विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है और जिससे ये सभी धातुओं के साथ क्या कर सकती है? रिएक्शन कर सकती है। निम्न में से धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रवाहित नहीं होता है, कौन सा? देख, लोहा है तो लोहा ऑब्वियसली क्या करेगा? वायु और जल के साथ नमी पकड़ेगा, रस्टिंग हो जाएगी। और जो हमारा सोडियम है वो तो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्वलनशील क्या करता है, मतलब जल जाता है। तो धातुओं में कुछ धातुएं अक्रिय श्रेणी में आती हैं, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। ना तो पानी का इफेक्ट होता है इस पर, ना ऑक्सीजन का। तो ये अक्रिय धातु हैं जो वायु तथा जल से सामान्य परिस्थितियों में, मतलब एक नॉर्मल तरीके से ये रिएक्शन नहीं करती है। कार्बन का रूप क्या है? कार्बन ऑब्वियसली हमारा क्रिस्टलीय होता है। तो कार्बन, हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप है। हीरा सबसे ज़्यादा मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट माना गया है इसको। और हीरा क्या है? टोटल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर गोल्ड डायमंड के बारे में बात आए तो ये टीआई पर टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। यश लेपन की प्रक्रिया में लोहे की एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाए? मतलब आपके पास लोहे की कोई चीज़ है भाई, ठीक है, और उसको आप बचाओ, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि लोहा वायु के साथ और ऑक्सीजन के साथ रस्टिंग पकड़ लेता है। तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है। एक शुद्ध रासायनिक अवस्था में डायमंड क्या है? डायमंड ऑब्वियसली मोनोक्रोमेटिक है, पॉलीक्रोमेटिक है या रंगीन है। तो हीरा जो है, डायमंड जो है, ये कार्बन का अपरूप है, सबसे ज़्यादा कठोर है, टीआईआर पे काम करता है और ये है आपका रंगहीन, कलरलेस। किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रव्यमानक होता है? कार्बन का होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है। अधातुओं का द्रव्यांक जो है वो साधारण धातुओं से कम होता है, परंतु कार्बन के पास हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी, कनेक्टिव इलेक्ट्रॉन, जो कि एक से संयोजी आवंत कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इससे जुड़ जाते हैं, जिससे उनके बीच का जो अंतर आणविक इंटरमोलिक्यूल जो फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और कार्बन के अगर द्रव्यमानक की बात करें तो 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है आपका धातु क्रमणीय प्रक्रिया, जिसमें डिप्रेसेंट यूज किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? भर्जन, फेन पवलन, एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटीकरण, शुद्धिकरण या कैल्सीकरण, इसे कहते हैं फोर्थ फ्लोटेशन। ये होता क्या है? ये जो विधि है ये सल्फाइड जो ओर होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है और अवनमन के लिए चीड़ का तेल, पाइन ऑयल, इसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पढ़िए कि बोला क्या गया? धातु क्रमणीय प्रक्रिया जिसमें डिप्रेसेंट का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं फेन पवलन। ये आपका सेकंड बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किस गति का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? किस धातु का? तो हम अभी हम पढ़ के आए भाई, रजिस्टिविटी किसकी कम होती है? यहाँ पर गोल्ड भी है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर है, तो आप सिल्वर को ही प्रोमिनेंट करोगे। सभी धातुओं में चांदी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर मानी जाती है, इसमें से पास हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग है कि विद्युत धारा सर्वाधिक चांदी से गुजर सकती है, अर्थात इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, रजिस्टिविटी, प्रतिरोध। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? जो हमारे घर में बर्तन है स्टील के, उसमें क्रोमियम धातु मिलाई जाती है और ये एक मिक्सचर होता है, ये एक मिक्स्ड धातु बोलेंगे मेटल, जिसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील में एक धातु कार्बन भी मिश्रित होता है। तो अगर इनमें से आए तो क्रोमियम लगा देना, कार्बन आए तो कार्बन भी लगा देना, लेकिन कार्बन अधातु है, धातु नहीं है। ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? जैसे बॉक्साइड होता है हमारा एल्यूमिनियम का, तो ग्रीनोकाइट किसका है? यहाँ पे पढ़िए, ग्रीनोकाइट है हमारा कैडमियम का, ठीक है जी। गैलियम क्या होता है? जिंक के अयस्क और बॉक्साइड में पाया जाता है गैलियम, बॉक्साइड में और जिंक के अयस्क में। फिर कैल्शियम हमारा डोलोमाइट, कैलासाइट, जिप्सम और जर्कोनियम हमारा जर्कोनियम ऑक्साइड में। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा ये क्या पूछा था, ग्रीनोकाइट, ये एक तरह का कैडमियम है।
ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनाएगी? तो ये कैडमियम होगी। क्यों? कैडमियम जो धातु है जिसे सी और डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जल के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए हाइड्रोजन पैदा नहीं होगी। तो कैडमियम धातु। सूखी बर्फ होती है, इसको आप कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होती है? ये सूखी बर्फ, इसका कोई रंग नहीं होता, ये इनफ्लेमेबल होती है, अज्वलनशील ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका जो आविष्कार किया था 1835 में एड्रिन जीन पियरे थिलोइयर ने किया था। सूखी बर्फ का जो यूज़ होता है हम फूड प्रेजर्वेशन में करते हैं, ये भी याद रखेगा। अगर DTO के बारे में पूछ ले, DTO ही बोलते हैं इसको, तो इसको कहेंगे हम इसको कहेंगे, हाँ सॉरी, इसका आविष्कार किया था 1835 में एड्रिन जॉन पियरे थियोलर ने। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का यूज़ होता है? तो आपको पता है पेंसिल के लिए यहाँ पे ग्रेफाइट का यूज़ होता है। सीसा लेड पेंसिल में कोर ग्रेफाइट का बना होता है, जबकि इस पेंसिल में सीसा कहीं इस्तेमाल नहीं होता। सीसा पेंसिल कहना क्यों है यहाँ पे? क्योंकि रोमन काल में जो स्टाइलस था, लेखनी थी, उसको सीसा धातु का बनाया गया था, इसीलिए सीसा पेंसिल बोल देते हैं। बाकी शीशा नहीं होता पेंसिल में, और पेंसिल की जो निब होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। दाता प्रकार की धातु कौन सी है? ये है फास्फोरस। इसको क्या कहेंगे? डोनर इम्प्योरिटीज़। एक ऐसा तत्व जिसमें सेमीकंडक्टर में डाला जाता है तो अपना फ्री जो स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और दाता प्रकार के अशुद्धि डाले गए जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, लाइक एन प्रकार का कोई भी सेमीकंडक्टर है, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और एस जो है वो दाता प्रकार की अशुद्धि है। तो यहाँ पर अगर बात करें दाता प्रकार की अशुद्धि क्या है, इम्प्योरिटी, तो वो है फास्फोरस। नेक्स्ट है, हीरे की निम्न में से कौन सी विशेषता कैरेट में अभिव्यक्त की जाती है? तो हीरे के अगर बारे में बात करें तो कैरेट में इसके वज़न के बारे में बात की जाएगी, और वज़न भी क्या है? कैरेट जो है ये वज़न का मात्रक है, और एक कैरेट का मतलब होता है 200 mg, 200 मिलीग्राम। जर्मन सिल्वर एक अलॉय है किस चीज़ का? ये क्वेश्चन आता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, और निकेल होता है। तो याद रखिए जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होगा। जर्मन सिल्वर एक सफ़ेद मिश्र धातु है, ये मिक्स मेटल है। इसमें 60% कॉपर है, 20% निकेल है, और 20% आपका जिंक है। तो ये एक मिश्रित धातु है। सिल्वर नाम इसे इसकी चांदी सिल्वर से समानता के कारण दिया गया है, जबकि इसमें सिल्वर नहीं होता। तो आपको ये मत देखना कि जर्मन सिल्वर लिखा है तो सिल्वर होगा, इसमें आपका तांबा, निकेल और जिंक होता है। जल में लोहे के सांद्रण से किस पर असर पड़ेगा? जल में अगर लोहे का सांद्रण डाल दोगे तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो रंग है, उसकी जो हार्डनेस है, वो सारी चीज़ों पर असर डालेगी। सबसे कठोर धातु तो हीरा है, और हीरा सबसे कठोर है, कार्बन का रूप है, आप सभी को पता ही है, रंगहीन होता है ये, और TIR पे काम करता है, टोटल रिफ्लेक्शन पर। फिर है प्लास्टोसियानिन में उपस्थित धातु कौन सी है? प्लास्टोसियानिन एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, इसे कहते हैं कॉपर। प्लास्टोसियाटिन में कॉपर धातु होती है, ये एक तरह का प्रोटीन है। फिर आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु हम सभी को पता है, कॉपर और टीन की, और अगर आ जाए तांबा तो वो होती है पीतल और जिंक की, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन की, भाई याद रखिएगा कॉपर एक मिश्र धातु है, तांबा और टीन से मिलकर बनी होती है। पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज़ होता है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं। तो ग्रेफाइट कोर का बना होता है, इसकी पेंसिल में शीशा नहीं होता। शीशा पेंसिल इसीलिए बोला गया है क्योंकि रोमन काल में जो स्टाइलिस है, लेखनी के लिए इसको शीशा धातु का बनाया जाना है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु ये होती है पारा। पारा जो है ये अगर हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगी। पारा धातु को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, और ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है, मतलब इसमें से विद्युत और ऊष्मा पास नहीं होती, इंसुलेटर होती है, और इसका गलनांक बहुत कम होता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर में पारा ही यूज़ किया जाता है, तो ये कमरे के ताप पर पिघल जाती है। कौन सी धातु HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करेगी? तो ये करेगी जिंक। कैसे? क्योंकि AU हमारी चांदी है, ठीक है, Cu हमारा कॉपर है, Mg हमारा मैग्नीशियम है, तो HNO3 ये एक तरह का एसिड है, ठीक है। Zn+2 HNO3, तो जो हमारी जिंक होगी वो रिप्लेस करेगी यहाँ पर, यहाँ NO3 के साथ हमारे साथ रिएक्शन करेगी, और यहाँ से जो H2 है हाइड्रोजन गैस निकालेगी, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी हमारी जिंक। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सीजियम और सोडियम चारों ही रिएक्टिव हैं। मैग्नीशियम जो है ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे पानी के साथ नहीं करेगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, भाप के साथ करेगी वही मैग्नीशियम। जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? अगर आप एसिड को एक मेटल के साथ मिक्स करोगे तो यहाँ से जो गैस निकलेगी वो निकलेगी हाइड्रोजन। किसी भी धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया कराओगे एसिड की किसी मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दंत मिश्रण चांदी और डैश धातुओं के साथ
साथ पूरे एक मिश्र धातु है। जो हमारा दंत मिश्रण होता है ये चांदी और टीन की धातुओं से बना होता है। दंत मिश्रण में सिल्वर अमलगम का यूज़ होता है, पारा होता है 50%, चांदी होती है आपकी 32% और टिन होता है 14% और तांबा होता है 8%। तो यहाँ पर बात करें दंत मिश्रण की तो चांदी और टिन धातुओं से मिलकर बनी हुई एक मिश्र धातु है। बॉक्साइड ये एल्युमिनियम का अयस्क है। मैं आपको बता दूं बॉक्साइड का सबसे जो मोस्ट अबेंडेंट क्वांटिटी में तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भाई याद रखिएगा। जिंक ब्लेड का, कैलामाइन आपका, मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट और डोलोमाइट, ये सब के मतलब इनका केमिकल नेम दिया हुआ है। जिंक को ZnS, कैलामाइन को ZnCO3, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट को MgCO3, डोलोमाइट को MgCO3 CaCO3 ये बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका डैश गैर धातु का एक उदाहरण है तो सल्फर ये गैर धातु है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा ये तीनों धातु हैं जबकि सल्फर एक अधातु है। नेक्स्ट है एकमात्र ऐसा गैर धातु जो सामान्य तापमान पर अधातु पूछ लिया है, ठीक है। गैर धातु मतलब अधातु, धातु तो है हमारी पारा और अधातु है हमारी ब्रोमीन। तो ब्रोमीन सामान्य तापमान पर लिक्विड स्टेट में रहती है। विज्ञान की एक शाखा जो धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्करण के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के उपयोग से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो विज्ञान की शाखा है धातुओं के अयस्क जो हमारे मेटल के ओर हैं उसके निष्कर्षण के लिए, इसे कहते हैं धातु विज्ञान, ठीक है, मेटल साइंस बोलेंगे। धातु के जिस गुण के कारण उन्हें खींच कर तार बनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है सोने की। सोने की बहुत ही लंबी लाइन बन सकती है, बिल्कुल पतली सी, तो इसे कहते हैं डक्टिलिटी, जिसके कारण उन्हें खींचकर तार बनाया जाए। तार बनाने के लिए आपका क्या होता है? डक्टिलिटी होती है, और सोना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्ड। इस मेलाइबिलिटी क्या होती है? मेलाइबिलिटी होती है धातुओं का ऐसा गुण जिसे पीट कर पूरा चादर शीट बना सकते हैं। सोना और चांदी सबसे ज़्यादा मेलाइबल भी हैं और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल भी हैं, मतलब इनकी बहुत पतली पतली आपकी शीट बन सकती हैं। कौन सा बिजली का चालन नहीं है, मतलब कंडक्टर नहीं है? देखो तांबा भी है, तांबे के तार होते हैं, सोना भी है, एल्युमिनियम भी है, लेकिन कांच नहीं है। जो बिजली का सर्वोत्तम चालक होता है वो चांदी होता है, अपने भविष्य के धातु एल्युमिनियम है, और अक्रिय धातु होती है हमारी सोना और प्लेटिनम। तो यहाँ पर कांच सही रहेगा। कौन सी धातु बिजली की कंडक्टर है? ग्रेफाइट। है तो अधातु, है तो नॉन मेटल, लेकिन कंडक्टर है भाई बिजली की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है तो ग्रेफाइट है। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में है वो ब्रोमाइन है। चमकीली धातु आयोडीन होती है, और चमकीली धातु, अधातु जो है कभी भी शाइनी नहीं होते, लेकिन आयोडीन होता है, एक्सेप्शन है। अचालक धातु होता है पारा और बिस्मिथ, और अम्लों से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं छोड़ता, ना सोना, ना चांदी, ना प्लेटिनम, ना तांबा। टकराने पर आवाज़ ना आए ये होती है पारा धातु, ये भी याद रखिएगा। शुष्क बर्फ अभी हम पढ़ के आए थे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक बेरंगी है, अज्वलनशील है, आग नहीं लगती है। इसका आविष्कार 1835 में जीन पियरे थिलोयर ने किया, और इसको फूड प्रिजर्वेशन में हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक बहुत क्वेश्चन हो गए, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइड लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो। थैंक यू।